गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स प्लस वन की क्लास में स्वागत। आज हम एक नया चैप्टर जनगणना व प्रतिदर्श विधि, जनगणना व प्रतिदर्श विधि, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड। अब दिस इज आल्सो द मेथड टू कलेक्ट द डाटा। ये भी आंकड़ों को एकत्रित करने की दो विधियां हैं जिनके बारे में हम जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जनगणना विधि होती क्या है, इसकी डेफिनेशंस हम आपको बताएंगे, इंग्लिश में हिंदी दोनों में। तो बच्चे आपको पता है जनगणना विधि वह विधि है जिसमें अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, जो भी अनुसंधान करता है, जो भी इन्यूमरेटर्स है, वो क्या कर रहा है, जो भी हमारा समग्र होता है एग्रीगेट, और पॉपुलेशन जनसंख्या की प्रत्येक मद से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो उसको बोलते हैं जनगणना विधि। इंग्लिश के अंदर सेंसस मेथड इज अ मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। तो सेंसस मेथड्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी अनुसंधान करता है या जो भी गणनाकार है वो जनसंख्या या समग्र की प्रत्येक इकाई से संबंधित, ठीक है, के संबंध में, प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए कि हमारी क्या बोलते हैं 11वीं कक्षा के अंदर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। मान लीजिए आपकी हमारी कक्षा के अंदर 100 विद्यार्थी हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। और इन्वेस्टिगेटर एक अनुसंधान करता चाहता है कि उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। तो वो क्या करेगा, इन 100 विद्यार्थियों के घर में जा करके या इन विद्यार्थियों के से पूछताछ के द्वारा उनकी इनकम का, उनकी आय का पता लगाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनगणना विधि बोलते हैं। तो जनगणना विधि में क्या होता है, जो अनुसंधानकर्ता समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनगणना विधि। प्रत्येक समग्र या जनगणना विधि वह विधि है जिसके अंदर अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो उसको हम बोलेंगे जनगणना विधि। अब जनगणना विधि कहाँ पे उपयुक्त है, वेयर इट इज सूटेबल। तो जनगणना विधि की सूटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड, ये ऐसे अनुसंधान क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, पहला जिसका क्षेत्र जो है वो सीमित होना चाहिए। ये बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर सिर्फ कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, सिर्फ सरकार या बड़ी बड़ी संस्थाएं। लेकिन यदि हमने क्या करना, जनगणना विधि के द्वारा अनुसंधान करना है, तो उसका क्षेत्र बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और जिसमें जितनी भी इकाइयाँ हैं, जिसमें विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी इकाइयाँ सेम है, एक सजातीय हैं, तब भी आप इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तब आपने इस मेथड का यूज़ नहीं करना है। और जिसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, जिसके इंटेंसिव स्टडी की जरूरत हो, वहाँ पे भी आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पे शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता हो, तब भी आप जनगणना विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके गुणों की चर्चा करेंगे कि जनगणना विधि के गुण कौन कौन से हैं। देखिए, जनगणना विधि में क्या हुआ, अनुसंधानकर्ता ने प्रत्येक समग्र की प्रत्येक इकाई के संबंध में आंकड़े एकत्र किया और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आंकड़े हैं वो कैसे होते हैं, विश्वसनीय और शुद्ध होते हैं, रिलायबल एंड एक्यूरेट। जनगणना विधि के द्वारा जो भी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, विश्वसनीय और शुद्ध होते हैं, क्योंकि जो अनुसंधानकर्ता खुद अनुसंधान क्षेत्र में जा करके आंकड़ों को एकत्रित करता है। इसलिए आंकड़े कैसे होते हैं, रिलायबल एंड एक्यूरेट, विश्वसनीय और शुद्ध होते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर पक्षपात की बहुत कम संभावना होती है। जनगणना विधि के द्वारा जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसमें पक्षपात की बहुत कम संभावना होती है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता केवल उन्हीं मदों के संबंध में आंकड़े संकलित नहीं करते जो उसके अनुसार उचित हों, बल्कि सभी मदों के संबंध में वो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, क्योंकि उसने एक प्रश्नावली तैयार की होती है और प्रश्नावली के अंदर जितने भी आपने क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को पूछ करके वो भरता है। इसलिए जनगणना विधि के अंदर पक्षपात, दिस मेथड इज लेस बाइस्ड, यहाँ पे पक्षपात की बहुत कम संभावना रहती है। और लास्ट जो ये 3 ही करने हमने, विस्तृत सूचना, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। जनगणना विधि द्वारा प्रत्येक मद के विषय में अनेक बातों का पता लगता है। जैसे आपने उदाहरण के लिए जनगणना
से केवल लोगों की संख्या के विषय में ही पता नहीं चलता, बल्कि उनकी आयु, व्यवसाय, आय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए जनगणना विधि के द्वारा हमें विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। दिस गिव्स अस एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। बहुत सारी हमें सूचनाएं इससे मिलती हैं। अब हमने जनगणना विधि की जो हमारी क्या डीमेरिट्स को स्टडी करना कि कौन कौन सी डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स की हम बात करें तो ये बहुत खर्चीली विधि है। ठीक है, जनगणना विधि कैसी विधि है? खर्चीली विधि है, क्योंकि इसके अंदर इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इस विधि को या सरकार या बड़ी संस्थाएं ही अपना सकती है। दिस मेथड कैन बी एडॉप्टेड बाय ओनली बिग इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। ठीक है, यूज कौन कर सकती है? दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली बाय द बिग इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गणनाकार की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अनुसंधान का क्षेत्र जब विस्तृत है, जैसे हमारे देश की जब भी जनगणना होती है, जनगणना जब भी हमारा जनसंख्या की जब जो हमारा सेंसस या जनसंख्या की जब गणना होती है, तो बहुत सारे इन्यूमरेटर्स या बहुत सारे गणनाकार नियुक्त किए जाते हैं। तो ये एक बहुत खर्चीली विधि है। अधिक मानव शक्ति जब ये, अब मैंने पहले बताया कि लार्ज मैन पावर, बहुत ज़्यादा जनगणना विधि के लिए अत्यधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। गणनाकारों की एक बड़ी संख्या के लिए प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है, इसलिए एक जटिल प्रक्रिया है। तो विशाल अन्वेषण के संबंध में उपयुक्त नहीं है, नॉट सूटेबल टू अ लार्ज इन्वेस्टिगेशन। यदि सांख्यिकी समूह बहुत ही विशाल है तो सभी मदों के संबंध या मदों से संपर्क करना संभव नहीं होता, इसलिए जनगणना विधि वहाँ पे भी उपयोगी नहीं होती है। तो ये हमने जो पढ़ा, व्हाट इज सेंसस मेथड, व्हाट इज इट्स सूटेबिलिटी, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम करेंगे दूसरा प्रतिदर्श विधि। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। इसके ये जो मेथड है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब हमारी समग्र की इकाइयाँ या जनसंख्या की इकाइयाँ जो एग्रीगेट की जो जितनी भी यूनिट्स होती हैं, दे आर सिमिलर। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ आपको। जैसे आप क्या करते हैं, किसी मार्केट में सेब लेने के लिए जाते हैं, तो एक सेब आप चख करके लगा लेते हैं पता कि सेब की पेटी में सेब मीठे हैं या खट्टे हैं। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, एक रोगी के शरीर से रक्त की कुछ बूंदें निकाल करके पता लगा लेता है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, या उसको कौन कौन सी, जैसे मलेरिया या शुगर है या नहीं है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा लेता है कि उसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अब घर में हम बात करते हैं, जैसे गृहिणी जो चावल बनाती है, खाना बनाती है, अब वो चावल के कुछ दानों को टेस्ट करके, परीक्षण करके, या दाल के कुछ दानों को देख करके पता लगा लेती है कि वो पक गए हैं या नहीं पके। तो इस विधि के अंदर जितनी भी समग्र की इकाइयाँ कैसी हैं? एक जैसी हैं। कैसे? जैसे आपके रोगी के शरीर के अंदर सारा जो खून है वो एक जैसा होता है। उसी ढंग से जब भी चावल आपने डाल के रखे किसी बर्तन के अंदर, किसी कुकर के अंदर, तो चावल के सारे दाने एक जैसे होते हैं। ठीक है, आप सेब की पेटी के अंदर सारे के सारे सेब एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसमें समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सैंपल मेथड एक ऐसा मेथड है इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल आर द ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशंस एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने पहले बता दिए, फिर भी हम अपने दैनिक जीवन में भी इस विधि का बहुत जगह प्रयोग करते हैं। जैसे गृहिणी चावल के 2-3 दाने देख करके पता लगा लेती है कि चावल पक गए या नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, रक्त की कुछ बूंदों का परीक्षण करके उसके ब्लड ग्रुप या अन्य चीज़ों के बारे में पता लगा लेता है। ठीक है, और ये विधि कहाँ पे उपयुक्त है? वेयर दिस मेथड इज सूटेबल, ये कहाँ पे उपयोगी है? जहाँ पे अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। दूसरा, उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि सेब की पेटी में कुछ सेब अच्छे हों, कुछ बुरे हों, लेकिन यहाँ पे उच्च स्तर, हर चीज़ को आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, समग्र की प्रत्येक इकाई का आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जब विभिन्न इकाइयों के अत्यधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता ना हो, समग्र की सभी इकाइयाँ लगभग एक जैसी होती हैं, तभी आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हमने इसके गुण व दोष लिखने हैं, 2-3 हम गुण व दोष लिखेंगे। तो पहली बात, जो हमारा सैंपल मेथड है प्रतिदर्श विधि, ये कम खर्चीली विधि है। इसमें धन और मेहनत की बचत होती है, क्योंकि समग्र की कुछ ही इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आप पूरी की पूरी इकाइयों की स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का ही हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पे समय की भी बचत होती है। प्रतिदर्श विधि द्वारा आंकड़ों
आंकड़ों का अधिक शीघ्रतापूर्वक संकलन किया जा सकता है। हम बड़ी जल्दी से उन डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मदों की संख्या कम होती है। इस प्रकार समय की भी बचत हो जाती है। और उसके बाद विशाल अन्वेषण, लार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये विशाल अन्वेषणों की स्थिति में प्रतिदर्श विधि अत्यधिक उपयोगी होती है, क्योंकि जनगणना विधि का प्रयोग पर बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये जो है, ये कौन सी विधि, सैम्पलिंग मेथड दैट इज सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जो है ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन, विशाल अन्वेषण के लिए उपयुक्त विधि है। और अत्यधिक वैज्ञानिक विधि है, दिस इज मोर साइंटिफिक, जो है अधिक वैज्ञानिक होती है, क्योंकि आंकड़ों की अन्य न्यायदर्शों द्वारा जांच की जा सकती है। आप इसकी जांच कर सकते हो। इसके कुछ अवगुण हम लिखेंगे। अवगुण ये है कि प्रतिदर्श विधि के अवगुण निम्नलिखित हैं, डीमेरिट्स निम्नलिखित हैं। पक्षपातपूर्ण, प्रतिदर्श विधि की पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि अनुसंधान कर्ता केवल उन्हीं मदों को प्रतिदर्श के रूप में चुन सकता है जो उसे पसंद आती है। तो इसका मतलब ये है कि इस विधि के अंदर पक्षपात की संभावना रह सकती है। दिस मैथड इज मे बी पार्शियल, जो है। उसके बाद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इस विधि में गलती या गलत प्रतिदर्श चुने जाते हैं तो निष्कर्ष भी अशुद्ध निकलेंगे। यदि आपने गलत सैंपल चुन लिया, गलत प्रतिदर्श चुन लिया, तो उससे आपके निष्कर्ष जो कंक्लूजन है वो भी अशुद्ध ही निकलेंगे। प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई। अब आप क्या कर रहे हैं, डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। कई बार हमें प्रतिदर्श बनाने या प्रतिदर्श का चुनाव करने में भी कठिनाई आती है। और विशिष्ट ज्ञान की अवस्था, ये तो है नहीं कि ये जो विधि होती है अत्यधिक वैज्ञानिक होती है, और इसके लिए इस विधि का प्रयोग हर बंदा तो नहीं कर सकता, हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता। प्रतिदर्श विधि एक तकनीकी विधि है। समग्र में से उपयुक्त प्रतिदर्श लेने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रतिदर्श के चुनाव के लिए विभिन्न प्रकार की यादृच्छिक प्रतिचयन विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका ज्ञान सब लोगों को नहीं होता है। अब हमने इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सैंपल, आपने जो सैंपल बनाना है, कैसे कैसे आपने सैंपल का चुनाव करना है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैंपलिंग बनाने की 4-5 विधियां हैं, उसका मैं वर्णन करूंगा। थैंक यू।